नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। विद्यार्थियों के हित में डेली करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट इकोलॉजी का एक सेशन प्रतिदिन आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। यूपीएससी के जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, उनके लिए ये दोनों ही सब्जेक्ट करंट अफेयर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि आईएएस प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और एनवायरमेंट इकोलॉजी से तो लगभग मान के चलिए एवरेज 20 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ 100 आते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है, उसमें भी अभी जो पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज बढ़ता जा रहा है। पहले जनरल साइंस ज़्यादा पूछी जाती थी, अब टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी करंट अफेयर पर बेस्ड पूछी जाती है। तो ये शुरुआत उन विद्यार्थियों को समर्पित है। इसके अलावा स्टेट पीसीएस की हम बात करें, जैसे कि आरएएस का जो एग्जाम देते हैं विद्यार्थी, आरपीएससी वाले, उनके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपके बहुत बड़ा वेटेज है, इसी तरीके से यूपीएससी में तो है ही, और यूपीपीएससी, एमपीएससी, इन सभी में ये वाला पोर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक रहने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ और इस कंटेंट पर मैंने बहुत मेहनत की है और इसके लिए हमारा जो ये जो प्रयास रहेगा आपको कि करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा बच्चा कंफ्यूज रहता है। हम यहाँ पर करंट अफेयर को पूरे सारगर्भित तरीके से, यानी पूरा डेप्थ में और एक इन्फोग्राफिक इमेज के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि क्लास में ही आपको चीज़ें याद हो जाएँ और पेपर में आप उसे सही कर सकें। तो कैसा रहेगा प्रयास, क्या रहेगा, ये भविष्य बताएगा, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए ताकि मैं इसमें सफल हो सकूं। तो यहाँ पर देखिए, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं शुरुआत करता हूँ। टाइम यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं लेंगे। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज हम दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो इसरो के इंटीग्रेटेड मैन पैरासूट एयर ड्रॉप सक्सेसफुली टेस्ट के बारे में बात करेंगे। यानी यहाँ पर एक टेस्ट किया गया है इसरो के द्वारा। ये गगनयान मिशन का पार्ट है और गगनयान मिशन के तहत इसमें एक टेस्टिंग की गई है, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2025। ये भारत और मलेशिया के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज की गई, मिलिट्री एक्सरसाइज, उस पर चर्चा करेंगे। एनवायरमेंट इकोलॉजी में 5 टॉपिक हम चर्चा करेंगे। एक तो यूएनईए की जो सेवंथ जो समिट हुआ है, बैठक हुई है, उसकी बात करेंगे। और एक फिर आपका टाइगर रिहैबिलिटेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी एफर्ट, ये आपका बायोडाइवर्सिटी का पार्ट होगा। और इसी तरीके से एयर पॉल्यूशन, फायर काउंटेंट वर्सेज एरोसोल, ये काफी चर्चा में है दिल्ली के पॉल्यूशन को लेके। बायोडाइवर्सिटी डिस्कवरी, रेनबो वाटर स्नेक और फॉरेस्ट क्राइसिस, ये कुछ स्पेसीज हैं, प्रजातियां जो कि अभी चर्चा में हैं, इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, वो सॉरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एप्लीकेशन है आविष्कार एकेडमी। आप गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट इकोलॉजी अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो दोनों के फाउंडेशन बैच यानी प्री कम मेंस दोनों की तैयारी इस बैच के अंतर्गत हम करा रहे हैं। तो आप चाहें तो कोर्स परचेज कर सकते हैं। यूपीएससी, आरएएस, यूपीपीएससी, एमपीएससी और राजस्थान में पीएसआई का जो एग्जाम है, सभी के लिए ये बैच हमने अलग अलग रखे हैं। और अभी इस पर हमने डिस्काउंट कर रखा है, कूपन कोड आविष्कार 25 आप लगा सकते हैं, 25% आपको डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको थ्योरी क्लासेस जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो होंगी, और इसके अलावा आपके ई नोट्स होंगे, आपकी जो टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, पैनल पीडीएफ हैं, ये सारी चीजें, कहने का मतलब इन दो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सामग्री आपको चाहिए वो इस कोर्स में आपको मिल जाएगी थ्योरी क्लासेज के साथ साथ। थ्योरी क्लासेज पूरे विस्तार पूर्वक यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं, तो आप फ्री डेमो क्लासेज भी ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, देखिए, पहली जो न्यूज है एयर ड्रॉप टेस्ट के बारे में, सबसे पहले आप उसके बारे में समझिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं, उनके द्वारा ये खबर यहाँ पर बताई गई, इसको आउट किया गया कि एकीकृत मुख्य पैरासूट एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की इसरो की अच्छी तैयारी दर्शाता है। तो देखिए, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ह्यूमन स्पेस मिशन पूरा कर चुके हैं। बहुत सारे देश तो खैर फिर नहीं होंगे। हम अमेरिका, रसिया की बात करें और चाइना जो है इसमें आगे बढ़ रहा है। भारत भी अपना ह्यूमन स्पेस मिशन शुरू कर रहा है जिसका नाम है गगनयान मिशन।
और गगनयान मिशन पर काफ़ी लंबे समय से तैयारी चल रही है और इसके बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जिनका हमने सफल परीक्षण कर लिया है। उसी क्रम में ये एयर ड्रॉप टेस्ट किया गया है। एयर ड्रॉप टेस्ट का मतलब क्या है? यहाँ जो हमारे एस्ट्रोनॉट यहाँ से जाएँगे, यानी गगनयान मिशन में जो हम 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का प्लान बना रहे हैं, उनकी सुरक्षित वापसी के लिए हमें पूरी तैयारियाँ करनी हैं। क्योंकि ह्यूमन मिशन में देखिए सबसे बड़ी जो सेंसिटिव जो पार्ट होता है उसका, संवेदनशील जो पार्ट होता है वो है कि आप अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेज तो दोगे, आप ऑलरेडी क्या करते हैं, रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट का यूज़ करते हैं तो बहुत सारे सैटेलाइट भेजते हैं। सैटेलाइट भेज तो सकते हैं हम, लेकिन उसे वापस लाने का मतलब हो गया आपके पास में रीयूजेबल रॉकेट होने चाहिए। तो रीयूजेबल रॉकेट का पहली बार भारत उपयोग करेगा और अपने अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए प्रयास करेगा। उसी क्रम में ये परीक्षण जो है किया गया है। अच्छा, इस परीक्षण में क्या-क्या चीज़ें हम देखेंगे, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम के लिहाज से क्या-क्या चीज़ें याद रखनी है। एक तो आईएमएटी टेस्ट होता क्या है? फिर इसका उद्देश्य क्या है? कार्यप्रणाली क्या है? और इसमें चुनौतियाँ क्या-क्या हो सकती हैं? तो सबसे पहले आईएमएटी परीक्षण क्या है? तो परीक्षण आप समझ गए होंगे कि इसमें इस टेस्ट में हमें क्या परखना था कि अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए जो हम सोच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक डमी यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट टाइप बनाया, जैसे कि इसमें अंतरिक्ष यात्री जाएँगे उसी प्रकार का, और उसे पैराशूट जैसे उसको एक कह सकते हैं कि जितनी भी चुनौतियाँ हो सकती हैं, उन सभी चुनौतियों को परखने के लिए हमने रॉकेट के माध्यम से इसे स्पेस में भेजा मान लो, और फिर वहां से जब इसको वापस लाने की बात है तो कुछ ऊंचाई पर ले जाएं, तो वहां से इसको वापस कैसे लाएं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर परखी गई हैं। जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो उनकी लैंडिंग की गति को नियंत्रित करने के लिए पैराशूट का सही समय पर और सही तरीके से खुलना अनिवार्य है। यानी एक पैराशूट के माध्यम से इस स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। अब पृथ्वी पर जब इसको वापस ला रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेविटी फोर्स जो है इसको नीचे की ओर खींचेगा, तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो उस समय हमें स्पीड को नियंत्रित करना है और इसको समुद्र में जहां भी हम उतारना चाहते हैं वहां एक कंट्रोल स्पीड के साथ कैसे उतारें, इस पर यह परीक्षण किया गया। इसमें एक वास्तविक आकार का पैराशूट प्रणाली को ऊंचाई से गिराया गया, यानी ये जो पैराशूट सिस्टम था उसके साथ में ये लगा हुआ था, डमी एक जो मॉडल है वो लगाया और उसको एक वास्तविक ऊंचाई या फिर हम कहें एक ज्यादा ऊंचाई से इसको गिराया गया और फिर इसकी स्पीड को कंट्रोल करके देखा गया कि हम सुरक्षित ला पाते हैं या नहीं। परीक्षण के दौरान जानबूझकर विपरीत परिस्थितियां जैसे पैराशूट का देर से खुलना पैदा की गई ताकि ये देखा जा सके कि सिस्टम आपात स्थिति में काम करेगा या नहीं करेगा। यानी देखिए हर छोटे से छोटे पॉइंट पर ध्यान दिया जा रहा है कि पैराशूट अगर आपके अकॉर्डिंग टाइम पर खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं खुलता है तो उस स्थिति में ये जो सिस्टम है वो कैसे काम करेगा, क्या हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचा पाएगा या नहीं, ऐसी सिचुएशन भी पैदा करके इस परीक्षण को किया गया। गगनयान मिशन के बारे में कुछ चीजें आपको याद रहनी चाहिए, पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम अंतरिक्ष यात्रियों को पहली बार भेज रहे हैं, भारत का पहला मिशन है। ये कौन सी ऑर्बिट में जाएगा? एलईओ, ऑब्वियस सी बात है, लो अर्थ ऑर्बिट में ही ये जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट में है। दुनिया के जितने भी ये इस प्रकार के जो भारी भरकम सैटेलाइट्स जो होते हैं वो सब इसी में होते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट जनरली 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है। अब इसमें 400 किलोमीटर के आसपास हम गगनयान मिशन जो है उसको स्थापित करेंगे। ह्यूमन मिशन हमारा यहाँ पर जाएगा। इसकी अवधि रहेगी लगभग 3 दिन और लॉन्च कब तक होने जा रहा है? वर्ष 2027 की पहली तिमाही तक ये संभावित है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बनेगा। कौन सा देश? चौथा। पहला कौन है? यूएसए, रसिया, चाइना, ये 3 देश हैं जो ह्यूमन स्पेस मिशन भेज चुके हैं। चौथा देश भारत बनने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिहाज से। अब जो हमारा गगनयान मिशन है उसकी जो संरचना है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए भारत के पास में रॉकेट ऑलरेडी है। रॉकेट जैसे कि हमारा पहला रॉकेट था SLV-3। SLV-3 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 1979 में हमने बनाया था। हालांकि इसकी पहली उड़ान असफल रही, फिर 1980 में इसकी पहली उड़ान सफल रही। ठीक है। उसके बाद हमने इसका एक एडवांस वर्जन बनाया ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड था, ये ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। और
इससे हमने रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट भेजे थे और इससे हमने स्ट्रेच रोहिणी सीरीज यानी स्रोस, ये पेपर में पूछा गया है तो याद रख लेना, स्रोस सीरीज के सैटेलाइट हमने इससे भेजे थे। SLV-3 जो है उससे रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट भेजे थे। 4-4 सैटेलाइट भेजे जिनमें से 2 सफल 2 असफल रहे। फिर 1993 में भारत ने PSLV बनाया, थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अगर आपसे पूछा जाए तो भारत का कौन सा है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की भी पहली उड़ान हमारी असफल रही थी। फिर 1994 में इसकी पहली उड़ान सफल हुई और उसके बाद तो फिर PSLV ने इतिहास रच दिया, लगातार 39 सफल उड़ानें करने का इसका विश्व रिकॉर्ड है। ठीक है। PSLV में एक और चीज खास थी कि हमने पहली बार लिक्विड फ्यूल का भी उपयोग किया था। SLV-3 ASLV जो हमारे थे वो सॉलिड फ्यूल पर आधारित रॉकेट थे, लेकिन यहाँ पर हमने लिक्विड फ्यूल का उपयोग किया। और फिर क्योंकि PSLV से जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो LEO में ही भेजे जाते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट की कैपेसिटी ये होती है। फिर हमने हाई अर्थ ऑर्बिट यानी 36,000 किलोमीटर के आसपास या नेविगेशन सैटेलाइट MEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसकी हाइट होती है 20,200 किलोमीटर, वहां पर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हमने रॉकेट बनाया था जिसका नाम था GSLV। GSLV यानी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जो कि हमारा फोर्थ जनरेशन का क्या है, रॉकेट है। और इसमें भारत ने पहली बार क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग किया, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया। क्रायोजेनिक इंजन हमारे पास था नहीं तो हमने रूस से 7 क्रायोजेनिक इंजन आयात किए थे। ये पूरी कहानी जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में आती है। ठीक है। GSLV के हमने 3 वर्जन बनाए, जैसे PSLV के भी 3 वर्जन काम करते हैं, PSLV कोर एलोन वर्जन, PSLV स्टैंडर्ड वर्जन, PSLV एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन। इसी तरीके से GSLV के भी 3 संस्करण विकसित किए गए हैं, GSLV मार्क 1, GSLV मार्क 2, GSLV मार्क 3। GSLV मार्क 1 वो पार्ट है या वो संस्करण है जिसमें रूस से आयातित क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग किया गया था। फिर भारत ने 2014 में खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना लिया और फिर हमने GSLV मार्क 2 का उपयोग करना शुरू किया। लेकिन GSLV मार्क 2 की जो हाईएस्ट पेलोड कैपेसिटी थी, यानी कितना वजन उठाने की क्षमता, कितना वजन उठाकर ले जा सकता है कोई भी रॉकेट, वो थी 2 टन। लेकिन इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग पेलोड कैपेसिटी 4 टन तक होनी चाहिए। तो हमने GSLV का एक बहुत एडवांस वर्जन बनाया, शक्तिशाली वर्जन बनाया, और वो भारत का सबसे शक्तिशाली, भारी भरकम और सबसे बड़ा रॉकेट है जिसे हम कहते हैं GSLV मार्क 3। और GSLV मार्क 3 को ही अब जाना जाता है LVM 3 के नाम से, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो जो हम मैं ये सारी कहानी इसलिए बता रहा हूं कि जो हम गगनयान मिशन भेज रहे हैं, उस गगनयान मिशन में लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का ही उपयोग किया जाएगा और इसी को ही मॉडिफाइड किया गया है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को कैसे मॉडिफाइड किया गया है? ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल बनाया गया है इसको, HLVM 3। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, यह इसरो का सबसे भारी रॉकेट LVM 3 का ही एक संशोधित रूप है। इसे ह्यूमन रेटेड बनाया गया है, यानी इसमें सुरक्षा के मानक सामान्य उपग्रह लॉन्च से कहीं अधिक कड़े हैं। यानी इसमें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, हम LVM 3 का तो पहले भी उपयोग कर रहे हैं, हमने चंद्रयान 2 भेजा, चंद्रयान 3 भेजा, हम इसी से कर रहे हैं काम। लेकिन अब इससे मानव जाने वाला है, यानी अब रॉकेट के साथ साथ इसमें स्पेस क्राफ्ट होगा जिसमें मानव बैठ कर जाएगा। अब उसकी सुरक्षित वापसी करनी है, तो इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, मॉडिफिकेशन किए गए हैं, इसको ह्यूमन रेटेड बनाया गया है। अच्छा, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्रू स्पेस एस्केप सिस्टम, CES, क्रू एस्केप सिस्टम। ये वो पार्ट है रॉकेट का जो लॉन्च के दौरान अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ी होती है तो अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे पृथ्वी पर सुरक्षित लाया जाए, उसके लिए CES सिस्टम इसमें लगाया गया है। तो एक पार्ट, यानी आप ये कह सकते हैं गगनयान जो मिशन होगा उसमें 2 चीज महत्वपूर्ण है, एक तो रॉकेट और एक हो गए इसके मॉड्यूल। तो रॉकेट में तो HLVM 3 हो गया, जो कि किसका, LVM 3 का ही पार्ट, वो है एडवांस रूप हो गया या मॉडिफाइड रूप हो गया। दूसरी तरफ है ऑर्बिटल मॉड्यूल। ऑर्बिटल मॉड्यूल के 2 हिस्से हैं। ऑर्बिटल मॉड्यूल का मतलब यह है कि रॉकेट के माध्यम से आप ऑर्बिटल मॉड्यूल को अंतरिक्ष में भेज देंगे, LEO में स्थापित कर देंगे। उसके बाद ये पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। 3 दिन का हमारा मिशन है तो 3 दिन तक चक्कर लगाएगा। अब इस ऑर्बिटल मॉड्यूल के 2 पार्ट हैं, एक है क्रू मॉड्यूल और एक है सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल का मतलब है वो हिस्सा जहां पर हमारे अंतरिक्ष यात्री बैठे होंगे। तो देखिए,
क्रू मॉड्यूल ये रहने योग्य हिस्सा है जहां अंतरिक्ष यात्री रहेंगे। इसमें पृथ्वी जैसा दबाव और वातावरण बनाया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अंतरिक्ष में तो क्या नहीं है, यानी वायु तो है नहीं, अंतरिक्ष में शून्य की स्थिति है, या फिर मैं कहूँ वैक्यूम की स्थिति है। तो फिर जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं वो जीवित कैसे रह पाएंगे? उनको तो पृथ्वी पर रहने की आदत है, उनका जो एडेप्टेशन है, अनुकूलन, वो पृथ्वी के अकॉर्डिंग है। तो वहां पर आपने क्या किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो पृथ्वी जैसा क्रिएट किया है, फिर उसमें एनवायरमेंट क्रिएट किया है ताकि वो उसमें जीवित रह सके, ये अंतरिक्ष यात्री ऐसे रह पाएंगे। इसका जो निचला हिस्सा है वो कहलाता है सर्विस मॉड्यूल। अब सर्विस मॉड्यूल में ये पूरी मशीनरी, भारी भरकम मशीनरी है। इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो सर्विस मॉड्यूल में आपने क्या लगा दिए, सोलर पैनल लगा दिए। फिर इसके अलावा यहाँ पर तापमान नियंत्रण, आवश्यक फैसिलिटी जितनी भी हैं, या फिर इसमें मान लीजिए कोई मोटर इंजन काम कर रहा है तो उसके लिए प्रोपल्सन कैसे मिलेगा। ठीक है, देखिए कोई भी रॉकेट हुआ उसको अपनी ऑर्बिट में घूमने के लिए किसी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और जैसे आपने सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल के संतुलन के कारण वो लगातार परिक्रमा करता है। लेकिन जो मशीनरी है उसके संचालन के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो उन सब की व्यवस्था इस सर्विस मॉड्यूल में होगी। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है गगनयान मिशन का। गगन यात्री जो जाएंगे, जिनको गगन यात्री कहा गया है, 4 एस्ट्रोनॉट जो सेलेक्ट किए गए 27 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री जी जो हैं उनके द्वारा इनको अंतरिक्ष यात्री पंख यानी एस्ट्रोनॉट विंग प्रदान किए गए थे। ये 4 यात्री आपके सामने हैं। ये चारों यात्री जो हैं इनका कुछ परिचय मैं आपको बता दूं। प्रशांत बालकृष्णन नायर, ये ग्रुप कैप्टन है, ठीक है, विशेष भूमिका कमांडर के रूप में। अजीत कृष्णन जो हैं ये भी ग्रुप कैप्टन हैं और ये बैकअप मिशन विशेषज्ञ हैं। और फिर अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला का नाम तो आप सभी जानते ही हैं। ये चारों जो पायलट हैं, यानी चारों जो अंतरिक्ष यात्री हैं, इनकी तैयारियां कैसे की गई हैं वो समझिए आप। ये टेस्ट पायलट हैं, ये चारों भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट एएसटी बेंगलुरु से जुड़े रहे हैं। टेस्ट पायलट होने के कारण इन्हें किसी भी नई मशीन या विमान का पहली बार उड़ाने और आपात स्थितियों को संभालने का गहरा अनुभव है, तो इनको बाकायदा सभी में से सेलेक्ट किया गया है। फिर आ जाइए आप चयन प्रक्रिया। इनका चयन सैकड़ों पायलटों में से कड़े शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के बाद किया गया है, और जो अभी भी चल रहा है जब तक मिशन पूरा नहीं होगा। फिर इनकी रूस में ट्रेनिंग कराई गई है, यूरी गगारिन कॉस्मोनोट ट्रेनिंग सेंटर। ये आप याद रख लें कहां पर इनकी ट्रेनिंग हुई। यूरी गगारिन कॉस्मोनोट ट्रेनिंग सेंटर, जो कि कहां का है, रसिया का। 13 महीने की शुरुआती ट्रेनिंग पूरी यहां से इन्होंने कर ली है। और इस दौरान इन्होंने क्यों क्यों किया है, रूस में क्यों भेजा हमने, क्योंकि रूस हमारा एक अच्छा एलाई है स्पेस के क्षेत्र में। और रूस इस में बहुत महारत महारत हासिल है रूस को, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन स्पेस मिशन वो पूरा कर चुका है। अंतरिक्ष में रहने, गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन और सर्वाइवल स्किल्स, ये सारी चीजें यहाँ पर सिखाई गई हैं। अब इनकी भारत में भी ट्रेनिंग चल रही है। वर्तमान में ये बेंगलुरु में इसरो के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में मिशन विशिष्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसमें गगनयान मॉड्यूल से सिम्युलेटर पर अभ्यास, योगा और फ्लाइट प्रोसीजर्स आदि शामिल हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनको पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। हिमांशु शुक्ला जो हैं एक्जियोम 4 मिशन का पार्ट थे। एक्जियोम 4 मिशन जो कि अमेरिका अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के सहयोग से कुछ समय पहले किया गया था, और उस पर हमने एक सेशन भी किया था, आप चाहें तो चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो विंग कमांडर हैं शुभांशु शुक्ला, सॉरी मैं हिमांशु शुक्ला बोल गया था, शुभांशु शुक्ला जो हैं वो भारत और अमेरिका के जो नासा के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर जब इनको भेजा गया तो इनको एक अनुभव प्राप्त है ऑलरेडी, तो इनको यहाँ भेजा जा रहा है। साथ में देखिए यहाँ एक और चीज याद रखना पेपर के लिहाज से, कि अगर शुभांशु शुक्ला जो है इसमें कहीं कोई असफल रहते तो इसमें बैकअप के तौर पर कौन सा व्यक्ति था, ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, इनको तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये आपकी खबर हो गई स्पेस टेक्नोलॉजी से। अब हम बात करते हैं राजस्थान में भारत मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2025 शुरू हुआ, और ये 5 से 18 दिसंबर तक चलेगा। कहां से चलेगा, 5 से 18 दिसंबर 2025 तक ये चल रहा है। भारत और मलेशिया के बीच में ये एक प्रकार का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास, मलेशिया आपको पता है एक छोटा सा देश है, दक्षिण पूर्व एशिया में आता है, और मलेशिया और भारत की जो सेनाएं हैं वो एक जॉइंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको परफॉर्म कर रही हैं। ये आपको मलेशिया की स्थिति दिख रही है और ये हमारा भारत हो गया।
ठीक है। अब ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि हरिमो शक्ति 2025, इसका उद्देश्य क्या है? अंतर संचालनीयता बढ़ाना, यानी दोनों देशों के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी एक तरीके से हो गई। संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत क्षमता विकास, ये इसका पॉइंट का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। जटिल अभियानों का निष्पादन। और देखिए मुख्य फोकस क्षेत्र कौन-कौन से हैं, यानी ये जो सेनाएं हैं दोनों जब मिलकर यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही हैं, तो इसमें आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए अभ्यास कर रही हैं। जंगल युद्ध प्रशिक्षण, यानी किसी डेंस फॉरेस्ट में अगर युद्ध की स्थिति बने तो उसके लिए ट्रेनिंग, और संयुक्त प्रशिक्षण और अभ्यास, ये 3 चीजें मुख्य फोकस क्षेत्र के अंतर्गत हैं। ये जो हरीमो शक्ति 2025 ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये 5वां संस्करण है दोनों देशों के बीच में। 2012 में ये शुरू हुआ था, ये 5वां संस्करण है। कहाँ पर हो रहा है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर? पोखरण में। महाजन फायरिंग रेंज है, वहां पर किया जा रहा है। अच्छा, इसमें भाग कौन ले रहा है? भारत से इसमें डोगरा रेजिमेंट भाग ले रही है। यानी भारत की सेना जो है विशाल है, लंबी चौड़ी है, तो कौन सा रेजिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? डोगरा रेजिमेंट। और यहाँ पर मलेशिया की ओर से कौन भाग ले रहा है? रॉयल मलेशियाई सेना की 25वीं बटालियन जो है वो इसमें भाग ले रही है। ठीक है, बाकी सब चीजें वही है कि किन किन चीजों पे फोकस है। आतंकवाद विरोधी अभियान है, जंगल युद्ध का प्रशिक्षण चल रहा है। अच्छा, भारत देखिए यहाँ पर अपनी एक पॉलिसी के तहत काम करता है, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब है पूर्व की ओर देखो, यानी भारत के जो पूर्व में ईस्ट में जो कंट्रीज हैं, चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए उन देशों से अच्छे संबंध हमेशा भारत बनाकर चलता है। तो उसी के लिहाज से इस एक्सरसाइज को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कुछ विशेष गतिविधियां यहाँ पर की जा रही हैं, जैसे कि जो सेनाएं हैं AMAR यानी आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन को भी यहाँ फॉलो कर रही हैं। नियत है युद्ध कौशल का प्रदर्शन, कि आपके पास कई बार हथियारों की स्थिति नहीं हो तो आप निहत्थे कैसे युद्ध करेंगे। कॉम्बैट रिफ्लेक्स शूटिंग, त्वरित प्रतिक्रिया शूटिंग का कौशल। इसके अलावा योगा मानसिक शांति और अनुशासन के लिए। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अध्याय 7 ये क्या कहता है, इसका उल्लेख अभी यहाँ पर किया गया था। एक्चुअल में आपको पता है कि दुनिया भर में कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंट्रोल करना आवश्यक होता है, और ये जिम्मेदारी किसके पास है? संयुक्त राष्ट्र संघ के पास। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो दुनिया भर की जो सेनाएं हैं उनसे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता है। इसमें भारत की सेना को बहुत अच्छा माना जाता है, भारत की सेना ने हमेशा अच्छा काम किया है। तो सुरक्षा परिषद को शांति के लिए खतरा, शांति भंग या आक्रामकता के किसी भी कृत्य की स्थिति में शांति बहाल करने के लिए सैन्य और गैर सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार देता है। यानी ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का जो अध्याय 7 है, जिसके तहत ये मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी भी हो रही है, वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई ऐसी समस्या आती है, तो शांति के लिए कोई खतरा बनता है, शांति भंग करने की या आक्रामकता की स्थिति बनती है, तो वहां पर कार्य करने के लिए जो सेनाएं हैं या गैर सैन्य कार्रवाई जो की जाए, प्रतिबंध या नाकाबंदी, उसका अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के पास है इस चार्टर के तहत। और उसी के तहत बहुत सारी सेनाएं आपस में क्या करती हैं? एक्सरसाइज यानी खुद को तैयार करती हैं। भारत और मलेशिया के बीच में और भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं, अन्य रक्षा सहयोग हैं जो होते रहते हैं, जिसमें एक है समुद्र लक्ष्मण। समुद्र लक्ष्मण, अब इसमें कौन भाग लेता है? इसमें इंडियन नेवी भाग लेगी। ठीक है, यानी दोनों देशों की जो नेवी है वो पार्टिसिपेट करती है। तो ये नेवी की एक्सरसाइज होती है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास होता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो जो अभ्यास है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, वो मिलिट्री का है, यानी थल सेनाएं उसमें भाग ले रही हैं। यहाँ पर एक किसके लिए हो गया? नेवी के लिए समुद्र लक्ष्मण हो गया। फिर आता है उदार शक्ति, इसमें वायु सेनाएं भाग लेती हैं, वायु सेनाएं। तो द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास, ये वायुसेना का। तो कहने का मतलब भारत की सेना, भारत और मलेशिया के बीच में तीनों सेनाओं के मध्य जॉइंट एक्सरसाइज की जाती हैं। ठीक है, हरिमो शक्ति 2025 थल सेना के लिए हो गया, समुद्र लक्ष्मण किसके लिए हो गया? आपकी नौसेना के लिए, और उदार शक्ति किसके लिए हो गया? वायुसेना के लिए, याद रखना। अब आ जाइए आप पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के कुछ टॉपिक जो है वो चर्चा में लेते हैं। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA, ठीक है, और इसमें आ रहा है नाम 7, UNEA 7। इसका मतलब क्या है समझना। आप UNEP के बारे में सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम।
संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है यूएनईपी। और यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में। नैरोबी, केन्या में यूएनईपी जो है उसके द्वारा यूएनईए ये एक प्रकार का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा है, असेंबली है। और इस असेंबली के द्वारा, जिसे पर्यावरण संसद भी कहा जाता है, तो इसका ये 7वां सत्र शुरू हुआ। 7वां सत्र शुरू हुआ, यानी इसकी 7वीं ये मीटिंग थी। इसमें ये 2 चीजों पर ध्यान दिया गया कि वैश्विक पर्यावरण नीतियों की दिशा कैसे तय की जाए और पेरिस समझौते के समान महत्वपूर्ण डिसीजन इसमें कैसे लिए जाएं। यानी वैश्विक पर्यावरण नीतियां और पेरिस समझौते, इन दोनों के बीच में तालमेल कैसे बिठाया जाए, एक तो यहां पर ये बात हुई है। दूसरी बात, यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बात की गई। जो मेन पॉइंट है उनको ध्यान रखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो कि अब बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार से पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ज्यादातर देश जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं और इसके लिए नए नए डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी रखा गया। इसका पॉजिटिव पॉइंट, सकारात्मक पक्ष देखा गया कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहे हैं, जैसे कि मौसम भविष्यवाणी, आपदा प्रबंधन में उपयोग, डिसास्टर मैनेजमेंट में हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा मीटियोलॉजिकल जो फ्यूचरिस्टिक जो प्लान है उनके बारे में हमें पता लग जाता है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है कि जो डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं, डेटा सेंटर, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी कंजप्शन होता है और ये बहुत चिंता का विषय है। बार बार इस पर क्वेश्चन उठता है कि एक डेटा सेंटर बनाने का मतलब है कि बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा बिजली की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। और फिर कार्बन उत्सर्जन भी होता है, क्योंकि एनर्जी आप जब बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं कार्बन आधारित जीवाश्म ईंधनों का भी उपयोग होता है, तो कार्बन उत्सर्जन होता है। तो नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष दोनों पर यहाँ पर डिस्कशन हुआ और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने पर सहमति बताई गई। यानी रेगुलेटरी बॉडी बना, क्योंकि इसको देखिए बहुत सारे देश हैं जो चिंता व्यक्त कर चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, इस पर एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जो है वो एक रेगुलेटरी नियामक ढांचे के अंतर्गत आना चाहिए। इसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो उस पर बात की गई। फिर बात आ रही है प्लास्टिक संधि। प्लास्टिक संधि ये एक और डिस्कशन का पार्ट था। आईएनसी 5 बुसान, जो कि दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था, उसमें ये इन्होंने कहा कि प्लास्टिक से होने वाला जो पॉल्यूशन है या प्लास्टिक से होने वाली जो समस्याएं, उनको नियंत्रित करने के लिए हमने दक्षिण कोरिया में प्रयास किया था, लेकिन वो बातचीत जो है बेनतीजा रही, यानी उस पर कोई नतीजा उसका निकला नहीं। तो फिर इन्होंने कहा नैरोबी यूएनईए 7, 7वां जो सत्र था नैरोबी में, इसमें इन्होंने कहा कि भाई इसके लिए बाध्यकारी वैश्विक संधि लाई जाए, लीगली बाइंडिंग ट्रेटी की जाए, ताकि प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोका जा सके। तो ये यूएनईए 7 यानी 7वें सत्र में यूएनईपी की जो असेंबली है उसका जो 7वां सत्र आयोजित हुआ, उसमें जो चर्चा का विषय थे ये 3 थे। एक तो आपका वैश्विक पर्यावरण और आपके पेरिस समझौते के बीच में समानताएं लाना, इनको ढूंढना, और दूसरा फिर हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और फिर हो गया प्लास्टिक संधि। अच्छा, इसका विषय जो रखा गया, इसकी जो थीम रखी गई वो थी ग्रह के लचीलेपन के लिए स्थायी समाधान। ग्रह के लचीलेपन के लिए स्थायी समाधान। तो इसको भी आप पेपर के लिहाज से याद रख लेना, बहुत जरूरी है। चलिए, यही चीज यहाँ पर बताई गई है और इसको पर्यावरण संसद कहते हैं। 193 देश इसमें शामिल हैं। 8 दिसंबर 2025 से ये ये आयोजित हुआ है, यानी चला है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत है वाघ पुनर्वास, आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी का प्रयास। देखिए एक्चुअल में आपने ऐसे बहुत सारे प्रयास देखे होंगे कि कई जो एनिमल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है, और कई बार तो एक देश से दूसरे देश में भी करते हैं। भारत में एक स्टेट के अंतर्गत, एक स्टेट जैसे कि मान लो राजस्थान है, यूपी है, एमपी है, अब वहां पर कोई वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक अभ्यारण्य से दूसरे अभ्यारण्य में ट्रांसफर करने का प्रयास पहले भी चलता रहा है। लेकिन इस बार जो बात हो रही है ना, वो ये है कि एमपी का एक टाइगर रिजर्व है, वहां से राजस्थान के एक टाइगर रिजर्व में वाघ का पुनर्वास किया गया है, यानी वाघ जो है उसको यहाँ पर लाया गया है। अब खबर क्या है, समझना ध्यान से। यहाँ पर राजस्थान में है रामगढ़ विसदारी, रामगढ़ विसदारी टाइगर रिजर्व है।
राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में है पेंच टाइगर रिजर्व। एक बाघिन को एमपी से कहाँ लाया गया है? रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व आरबीटीआर में एयरलिफ्ट करके लाने की योजना को यहाँ अंतिम रूप दिया गया, मतलब इसको लाया गया। ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व है? पेंच टाइगर रिजर्व। राजस्थान का कौन सा है? रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व। किसको लाया गया है? एक बाघिन को लाया गया है। ठीक है, यानी एक टाइग्रेस को लाया गया है। अब रामगढ़ बिस्दारी जो टाइगर रिजर्व है, उसका रणनीतिक महत्व आप समझिए। एक्चुअल में ये राजस्थान में, यहां पर आप देखेंगे राजस्थान के मैप में, ये है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है, और फिर ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट है, और ये कोटा डिस्ट्रिक्ट है। 3 जिलों में ये एक कॉरिडोर बना हुआ है। ये कॉरिडोर बना हुआ है 3 जिलों में। यहाँ पर रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर आपका रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है, और मुकुंदरा हिल्स जो है ये कोटा में है। इन तीनों का कॉरिडोर मिलता जुलता एक साथ काम करता है। तो यहाँ यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, इस बाघिन को यहाँ छोड़ा गया है रामगढ़ बिस्दारी में, वो इसलिए क्योंकि इसके लिए एक लंबा चौड़ा क्षेत्र जो है यहाँ पर मिलता है। तो ये प्रयोग यहाँ इसलिए किया गया है। इस प्रयोग का उद्देश्य और क्या है वो समझना। इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन, अंतरराज्यीय स्थानांतरण। आमतौर पर जानवर एक ही राज्य में शिफ्ट किए जाते हैं, लेकिन एमपी से राजस्थान लाने का कारण जीन पूल को सुधारना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जीन पूल को सुधारना। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये स्थानांतरण जो था, इसका उद्देश्य क्या था? जीन पूल ट्रांस वो कह सकते हैं, यानी सुधार लाने में क्या मतलब हुआ? देखिए, दो जीव जब एक ही उसमें होते हैं, एक ही जगह एक ही लोकेशन में, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे प्रजातियों का भी क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, या फिर एक ही क्षेत्र में रहने वाली जो प्रजाति है, उनका जेनेटिक लेवल, उनका जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होता है। लेकिन अलग अलग क्षेत्र की जो प्रजातियां होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं जेनेटिक लेवल पर भी थोड़ा बहुत क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो अगर हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ट्रांसलोकेशन कर रहे हैं, तो जेनेटिक लेवल पर भी इंप्रूवमेंट आता है, और वो पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आते हैं, ऐसा माना जाता है। साइंस के अकॉर्डिंग ये सही साबित होता है। तो यहां पर एक प्रयास तो ये किया गया है कि जेनेटिक जो डिजीज है, उनको, उनसे निजात पाने के लिए, जीन पूल को सुधारने के लिए, इन ब्रीडिंग कराने के लिए, यहाँ सॉरी, इन ब्रीडिंग को रोकने के लिए, इन ब्रीडिंग एक जगह पर होती है, तो उस इसलिए ये ट्रांसलोकेशन किया गया है, इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन। अगर एक ही क्षेत्र में बाघ आपस में प्रजनन करते हैं, तो उनकी संतानों में जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अलग अलग क्षेत्र हैं और वहां पर ब्रीडिंग होती है, तो जेनेटिक डिजीज जो है उनसे इनको बचाया जा सकता है। हाइब्रिड वेगर, बाहर से बाघ लाने पर हाइब्रिड वेगर बढ़ता है, जिससे प्रजाति स्वस्थ रहती है। यानी अलग अलग प्रजातियां जो हैं वो आपस में ब्रीडिंग करेंगी, तो जो प्रजाति बनेगी वो बहुत ज्यादा स्वस्थ होगी। इनकी तुलना में आप कह सकते हैं कि जेनेटिक डिजीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन यहां पर इस प्रजाति को कुछ समस्याएं भी हैं। क्या समस्याएं हैं? अपने क्षेत्र में आप जब रहते हैं तो वहां आप पूरी तरीके से उसका अनुकूलन होता है, लेकिन यहाँ नए क्षेत्र में इनको शिकार करने में, अपना क्षेत्र बनाने में, अपने क्षेत्र में एक तरीके से एडेप्टेशन यानी अनुकूलन पैदा करने में समस्याएं तो आएंगी। ठीक है, लेकिन प्रयोग यहाँ पर टाइग्रेस जो है उसको रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व में लाकर शुरू कर दिया गया है, और उद्देश्य जेनेटिक डिजीज से बचना, स्वस्थ प्रजाति पैदा करना है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या जो है वो किसकी आ सकती है? अनुकूलन की। चलिए, ये आप इसको जरूर याद रखें भाई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉरिडोर है, गलियारा है किसका? रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व के लिए। ये 3 जो हैं आपके अभ्यारण्य, इनसे जो है बनता है। चलिए, अब आ जाइए वायु प्रदूषण, फायर काउंट बनाम एरोसोल, सरकारी दावे वर्सेज नासा। इसका मतलब क्या है समझना। देखिए, इस समय दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। वहां पर इतनी सारी समस्याएं पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के कारण है कि कहा जाता है, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं कि आम लोगों का जीवन जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यानी हवा में जो प्रदूषणकारी तत्व हैं उनकी मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, PM2.5 जो कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी संख्या, इतने उनकी मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि वो श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से शरीर में जा रहे हैं और लगातार लोगों को बीमार कर रहे हैं। और कई सारी रिसर्च तो इतनी गंभीर बातें बता रही हैं कि अगर इसी तरीके से AQI दिल्ली में रहा
तो आने वाले समय में दिल्ली के लोगों को श्वसन संबंधी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा स्तर तक बढ़ सकती हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन का जब कारण ढूंढे जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा कारण तो है कि व्हीकल मिसमैनेजमेंट, जो फॉसिल्स फ्यूल है उनका बहुत ज्यादा निष्कासन, उनसे उत्सर्जित होने वाला कार्बन। इसके अलावा दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जहां पर किसान वर्ग है जो पराली जलाता है, वहां पर जो फसलें होती हैं उसके बाद जो अवशेष बचते हैं जिनको पराली कहते हैं, उस पराली को जलाने से भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, ऐसा भी यहाँ पर माना जाता है। यानी कई कारण हैं, जिनमें से एक कारण ये भी है। अब यहाँ बात ये हुई कि संसद में सरकार ने ये कहा कि पराली जलाने की घटनाएं 90% कम हो गई हैं। पराली को जलाने पर लगातार कंट्रोल चल रहा था। इन्होंने कहा 90% हमने क्या कर दिए, कम हो गई हैं। यानी फायर काउंट जो है पहले जितना था उससे 90% कम हो गया है, केवल 10% ही रह गया है। ठीक है। लेकिन नासा जो है, नासा ने एक डेटा एनालिसिस किया सैटेलाइट के माध्यम से। सैटेलाइट के माध्यम से नासा ने ये कहा है कि किसानों के द्वारा पराली को जलाने का जो आप जो रिपोर्ट बता रहे हैं, हो सकता है उसमें कमी आई हो। लेकिन कुछ डेटा ऐसे हैं जिन पर आपको सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? ये कहते हैं कि किसानों ने अपनी रणनीति में चेंज कर दिया है। रणनीति में क्या चेंज किया है कि पहले वो पराली को दिन में जलाते थे, अब दिन में जलाने की बजाय रात में जलाते हैं। अब रात में जलाते हैं तो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो हैं, उनमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जैसे ये है, ये पृथ्वी पर नजर रख रहा है। पोलर ऑर्बिट में छोड़ा जाता है ये लगातार एलईओ में, और ये लगभग ये मान के चलिए 85 से 90 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, और एक दिन में लगभग 16 परिक्रमा ये सैटेलाइट करते हैं और पूरी पृथ्वी को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो नासा का एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो इस सूचना को, इस डेटा को इकट्ठा कर रहा था, उसने ये बताया कि भाई इसमें पराली जलाने की जो घटनाएं वो सामने नहीं आ रही, कम हो गई इसका मतलब। तो इन्होंने रिपोर्ट में ये कहा कि कम नहीं हुई है, बल्कि किसानों ने अपनी क्या है रणनीति में परिवर्तन किया है। दिन की बजाय रात में पराली को जलाते हैं, और रात में जब पराली को जलाते हैं तो ये जो फायर जो है, आग की जो लपटें हैं वो इस सैटेलाइट के द्वारा कैप्चर नहीं हो पाती, यानी वो इसमें नहीं आ पाती। तो नहीं आ पाती तो उससे आपको ऐसा लगता है पराली नहीं जल रही है। लेकिन पराली जल रही है ये कैसे पता लगा? आप कैसे कह रहे हैं कि साहब किसान रात में जला रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि पॉल्यूशन जो है, एरोसोल्स जो हैं, उन यानी जो पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स जिनसे पॉल्यूशन फैला हुआ है, उनका लेवल तो कहीं कम हुआ नहीं। वो तो लगातार उनकी मात्रा उतनी है या फिर बढ़ती जा रही है। तो यहां पर एक विवाद की स्थिति बन जाती है सरकार के डेटा में और नासा के द्वारा दी गई इस रिपोर्ट में। यानी एरोसोल्स जो हैं उनकी मात्रा लगातार बनी हुई है, लेकिन पराली के जलाने की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं काउंटिंग में नहीं आ रही हैं। नेक्स्ट आ जाइए आप, बायोडायवर्सिटी से हम बात करेंगे। रेनबो वाटर स्नेक, देखिए ये एक सर्प प्रजाति है, ये आपको दिख रहा होगा। रेनबो वाटर यानी जैसे रेनबो बनता है, 7 रंग जैसे दिखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर स्थिति बनती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक फेमस टाइगर रिजर्व है दुधवा टाइगर रिजर्व, यूपी का। यहाँ पर ये सांप की जो प्रजाति है इसको देखा गया, रेनबो वाटर स्नेक को देखा गया, स्नेक को। ये एन हाइड्रेट्स, एन हाइड्रेस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एक्चुअल में सांप की जो प्रजाति है वो इकोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह काम करती है। इकोलॉजिकल इंडिकेटर क्या होते हैं? कोई ऐसी प्रजाति जो उस क्षेत्र के पारितंत्र की व्याख्या करती हो, या फिर हम कहें उस पारितंत्र की स्थिति को बताती हो कि भाई कई ऐसी प्रजातियां होती हैं जिन अगर उनकी मौजूदगी, उनके होने या ना होने से उस इकोसिस्टम के बारे में बहुत कुछ बयां हो जाता है, तो उनको इकोलॉजिकल इंडिकेटर कहते हैं। तो यहाँ ये जो सर्प है, ये जो सांप की प्रजाति है, यहाँ इसका पाया जाना इस टाइगर जो रिजर्व है, इसकी पारिस्थितिकी के बारे में बताता है। ये सांप मुख्य रूप से मीठे पानी की झीलों और दलदली भूमि में रहता है। दुधवा में इसका मिलना यह दर्शाता है कि वहां का तराई पारिस्थितिकी तंत्र और वेटलैंड स्वस्थ है। यानी यहाँ का जो तराई पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, और वेटलैंड एरिया जो है वो हेल्दी है, इस सर्प के होने से ये साबित होता है। तो ये एक इकोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में काम कर रहा है। यह सांप आमतौर पर चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। भारत में इसका दिखना रेंज एक्सटेंशन को दिखाता है। यानी मोस्टली ये कहां पर पाया जाता है? चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में। इसको आप
याद रख लेना, इसका जो क्षेत्र है, मेन क्षेत्र ये है। लेकिन अब ये भारत में दिख रहा है, दुधवा टाइगर रिजर्व में दिख रहा है, इसका मतलब इसने रेंज एक्सटेंस की है, यानी ये यहाँ पर पहुंचा है। और इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों आया भाई यहाँ पर? हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से आया हो, यानी वहां पर परिस्थितियां सही नहीं हो रही हो, तो यहाँ इसने क्या किया हो, एक्सटेंशन किया हो। फिर दूसरी बात यह है, नए आवास की इसने हो सकता है खोज की हो। यह खाद्य श्रृंखला में मेंढक और छोटी मछलियों की जनसंख्या को नियंत्रित करने में मदद करता है। यानी जब फूड चेन बनती है, फूड चेन में आपको सभी को पता है कि सबसे पहले कौन होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, फिर कंज्यूमर वन, कंज्यूमर टू, कंज्यूमर थर्ड। तो प्रोड्यूसर जो है, उत्पादक जो कि पेड़ पौधे हैं, उन पर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर जो सांप है, सांप, इसकी जो हम बात कर रहे हैं, ये मेंढक और छोटी मछलियों को खाकर जिंदा रहता है और इनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने में इसकी बड़ी भूमिका है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, विशेषतः यूपीएससी प्री में ऐसे क्वेश्चन खूब आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर एक और यहाँ पर चर्चा है, साल के पेड़ों पर सेल बोरर का हमला। सेल बोरर ने हमला किया है, किस पर किया है? साल के पेड़। साल का पेड़ क्या है? एक प्रकार के यानी प्लांट स्पीसीज है, और ये एक प्रकार का कीड़ा है। क्या है, समझिए खबर को, समझ ध्यान से। मध्य प्रदेश, विशेषकर कान्हा और आसपास में, आसपास के वन जो हैं, फॉरेस्ट रीजन है, कान्हा अभ्यारण्य जो आपने सुना होगा, साल जिसको हम कह रहे हैं सोरिया रोबस्टा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, के पेड़ों पर सेल बोरर, सेल बोरर का वैज्ञानिक नाम भी आप देख लो, होप्लो सेरेम्बिक्स स्पेनिकॉर्निस नामक कीड़े का प्रकोप बढ़ गया है। ये कीड़ा है जिसने इस पेड़ की प्रजातियों पर क्या किया? अटैक किया है। क्या है, ध्यान से समझना। ये कीड़ा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक इसमें इमेज में। ये कीड़े जो होते हैं, ये पेड़ की छाल के अंदर घुस जाते हैं, और वहां पर देखिए, ये एक प्रकार का भ्रंग यानी बीटल है जो पेड़ की छाल के अंदर अंडे देता है, छाल के अंदर घुसकर वहां पर अंडे देता है। इसका लार्वा पेड़ के अंदरूनी हिस्से को खा जाता है, जिससे विशाल पेड़ भी खड़े खड़े सूख जाते हैं। कितना भयानक ये एक प्रकार का बीटल प्रजाति है, बीटल है, एक प्रकार का कीड़ा है। पेड़ के अंदर क्या होगा, ये घुस जाता है और वहां पर ये जो अंडे देता है, और जो इसके लार्वा होते हैं, वो पेड़ को धीरे धीरे क्या होते हैं, खा जाते हैं, अंदरूनी हिस्से को पूरी तरह से खोखला कर देते हैं। ठीक है, और देखिए इससे बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, एपिडेमिक, महामारी। कैसे? वानकी में इसे महामारी माना जाता है। इतिहास में इसने लाखों पेड़ों को नष्ट किया है। 1990 के आसपास लाखों पेड़ जो है इस बीटल के द्वारा, इस कीड़े के द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। इसका कोई रासायनिक इलाज प्रभावी नहीं है, क्योंकि ये कीड़ा पेड़ के अंदर होता है। अब भाई पेड़ के अंदर, पेड़ की छाल है वो बहुत क्या है, कठोर है। अब पेड़ के अंदर कोई कीड़ा बैठा है, उसको किसी रासायनिक पदार्थ से भी आप मार नहीं सकते। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रैप ट्री ऑपरेशन। ट्रैप ट्री ऑपरेशन का मतलब है कि यहां पर एक पेड़ के माध्यम से ट्रैप, जाल बिछाया गया। इस कीड़े को में इतनी बुद्धि नहीं थी इंसान में जितनी थी, तो इंसान ने क्या किया, एक विशेष प्रकार के रसायन की जो गंध होती है, उससे ये अट्रैक्ट होता है, उससे अट्रैक्ट होता है। तो उस पेड़ को काटा गया, उस पेड़ में से वो रस निकाला गया जिससे अट्रैक्ट होता है, और वो रस जो है इसके आसपास छोड़ दिया जाता है। तो ये कीड़े उस रस की सुगंध को देखकर उसके आसपास आ जाते हैं और वहां इनको मार दिया जाता है। लेकिन बड़े स्तर पर यह करना भी बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, इसमें कुछ पेड़ों को काटकर उनके तने के रस से कीड़ों को आकर्षित किया जाता है और फिर उन्हें पकड़कर मार दिया जाता है। बढ़ते तापमान और कम बारिश के कारण पेड़ों की प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, जिससे वे कीड़े के हमलों को आसानी से शिकार बन रहे हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों खबर आज की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन समझ में आया होगा, कोशिश की है, और रेगुलर हम आपसे जुड़े रहेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हालांकि जो विद्यार्थी देखिए मुझसे पढ़े हुए हैं, जो परिचित हैं, वो मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन यूट्यूब एक ऐसा मंच है जहां पर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जुड़ते हैं जिनको मेरे बारे में हो सकता है ना भी पता हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं कंटेंट आपके लिए लाऊं, उससे आप तक मैं पहुंच पाऊं। तो सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अच्छी जानकारी के साथ, और डेली मैं इसको
अच्छे से कवर करूँगा। हाँ, एक और नई चीज़ हम इसमें लाएँगे, आपके लिए साथ-साथ कुछ एमसीक्यू भी लेकर आएँगे ताकि आपकी जैसे ही टॉपिक खत्म हो, तो उसपे पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, वो भी आपको पता लग जाए। कोर्स के लिए आप आविष्कार एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।